जब कट्टरपंथ सिर पर सवार हो जाता है तो क्या होता है। लोग और समाज अपनी जड़ों से कट जाते हैं, अपने पुरखों की विरासत को खुद ही आग लगा देते हैं। चारों ओर अराजकता फैल जाती है और वही होता है जो इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। ढाका में आग लगी हुई है। एक शख्स की हत्या ने इस अराजकता को इस कदर बढ़ाया कि अखबारों के दफ्तर जला दिए गए, लिंचिंग हुई और भारत विरोधी नारे तो लगे ही लगे। भारत के उच्चायोग पर भी निशाना साधा गया। आज के शो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में फैली इस हिंसा की वजह क्या है, भारत के लिए उसने क्या चिंताएं पैदा कर दी हैं और समाधान क्या हो सकता है इसका। विद्वानों के जरिए सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। इसके बाद चलेंगे संसद, जहां शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन रहा। फिर जानेंगे कि युवराज सिंह, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला की लाखों करोड़ों की संपत्तियां क्यों जब्त की गईं। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। बांग्लादेश की बात करेंगे, पर पहले ये तस्वीर देखिए। संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद ये तस्वीर आई। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा के मुताबिक पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच चाय पर चर्चा हुई। हल्के फुल्के अंदाज में लोग मुस्कुराते हुए दिखे। तस्वीर में मौजूद हैं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एकदम बगल में बैठी हैं कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। पक्ष विपक्ष के और भी नेता मौजूद। पॉलिटिकल रिपोर्टर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस मीटिंग में सांसदों ने एक दूसरे की सराहना की। बात इस पर हुई कि कैसे ये सत्र 111% प्रोडक्टिव रहा और क्या इसे और बढ़ाया जा सकता था। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ भारत के लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीर और दूसरी तरफ बांग्लादेश से आ रहे अराजकता के दृश्य, सिहरन पैदा करने वाले लोम हर्षक दृश्य। सड़कों पर उत्तेजित भीड़ का कब्जा है जो तबाही का सामान लेकर चल रही है। हिंसा, हिंसा और हिंसा। पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश इसकी जद से कैसे निकल ही नहीं पा रहा है। हिंसा का ताज़ा सिलसिला शरीफ उस्मान हादी नाम के एक यूथ लीडर की हत्या से जुड़ा है। 32 साल का हादी इंकलाब मंच नाम के संगठन का कर्ता धर्ता और प्रवक्ता था। ये वही मंच है जो जुलाई 2024 के शेख हसीना विरोधी आंदोलन की फ्रंट लाइन में शामिल था। कहने को नाम इंकलाबी मंच, लेकिन संगठन में कट्टरपंथियों की अच्छी खासी मौजूदगी रही। इस आंदोलन के जरिए हादी ने ठीक ठाक लोकप्रियता हासिल कर ली। लगातार भारत विरोधी बयानबाजी ने भी सितारों को बुलंदी पर पहुंचा दिया। हाल ही में जब बांग्लादेश में चुनावों की घोषणा हुई तो हादी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना कैंपेन लॉन्च किया ढाका 8 सीट से। और इसी कैंपेन के दौरान हादी को 12 दिसंबर के दिन गोली मार दी गई। हुआ ये कि 12 दिसंबर को हादी ढाका के बिजॉय नगर इलाके की एक मस्जिद से निकला, तभी 2 बाइक सवारों ने उसे घेर लिया, क्लोज रेंज से गोली मार करके भाग गए। गोली सर में लगी। पहले ढाका में इलाज हुआ, फिर 15 दिसंबर को सिंगापुर में एयरलिफ्ट किया गया। सिंगापुर के डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन जान नहीं बचा सके। 18 दिसंबर को हादी की मौत की पुष्टि हो गई। इस बीच यानी 12 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच बांग्लादेश में हालात नाजुक रहे। बड़े स्तर पर हिंसा की आशंका जताई जा रही थी और जैसे ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मौत की पुष्टि की, हिंसा फूट पड़ी। 18 दिसंबर की शाम से ही ढाका के धान मंडी और शाहबाग समेत कई इलाकों में भीड़ जुटने लगी। चरमबंदी नारे लगने लगे और देखते ही देखते हिंसा फैल गई। तोड़फोड़ और आगजनी ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। भीड़ ने बांग्लादेश के 2 प्रमुख समाचार संस्थानों के दफ्तरों में आग लगा दी। प्रथम आलो और डेली स्टार। पत्रकार फंस गए वहां। देश की बुनियाद रखने वाले शेख मुजीबुर रहमान के निवास स्थान को भी नहीं छोड़ा गया। अगस्त 2024 के बाद से यहाँ तीसरी बार हिंसा हुई। अराजकता इतनी कि पूर्व राष्ट्रपति के घर पर जेसीबी मशीनें चलाई गईं। छायानट जैसे सांस्कृतिक केंद्रों को भी नहीं छोड़ा गया। एक तस्वीर ये भी सामने आई, कट्टरपंथियों ने आग लगाई और उसी आग में एक बच्ची किताबें बचाती हुई दिखी, जैसे विध्वंस के इस दौर में तार्किकता को बचा लेने का एक अंतिम प्रयास कर रही हो। हिंसा के सबसे विचलित करने वाले दृश्य ढाका के पास मौजूद भालुका से आए। यहाँ इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने के आरोप में एक हिंदू युवक को पीट पीट कर मार डाला गया। अल्लाह अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगते रहे। नफरत की इंतहा देखिए कि निर्वस्त्र युवक के शव को एक पेड़ पर टांगा गया, फिर आग लगा दी गई। सुनने भर से ही सिहरन पैदा हो गई होगी। दृश्य हम दिखा नहीं सकते हैं। मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के तौर पर हुई है। वो एक गारमेंट वर्कर के तौर पर काम करते थे। जानकारी ये भी कि भीड़ ने
भारतीय उच्चायोग का भी घेराव किया, पत्थरबाजी भी की। इन सब के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई। एक लंबे चौड़े बयान में कहा गया कि हम हिंसा, धमकी, आगजनी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली हर घटना की निंदा करते हैं। लोगों से अपील है कि वो इस हिंसा का विरोध करें। हम पत्रकारों पर हुए हमले का विरोध करते हैं और लिंचिंग का भी। नए बांग्लादेश में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। वैसे अंतरिम सरकार के इस बयान की एक और लाइन पर गौर किया जाना चाहिए, जो है कुछ कट्टर और फ्रिंज एलिमेंट बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाला बांग्लादेशी एस्टैब्लिशमेंट भले ही अब कुछ कट्टर और फ्रिंज एलिमेंट्स को निशाने पर ले रहा है, शायद उसके कुछ अपने राजनीतिक हित होंगे, लेकिन बात यह है कि बीते 1.5 साल में इसी एस्टैब्लिशमेंट पर इन तत्वों को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। इन संगठनों के नाम से भले ही इनके कट्टर होने का इशारा ना मिले, लेकिन अपनी मूल प्रकृति में ये इस्लामिस्ट तत्व कहे जाते हैं। इतिहास में जाएं तो जब बांग्ला भाषियों की मुक्ति वाहिनी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब ये एलिमेंट्स पाकिस्तान का साथ दे रहे थे और आज बांग्लादेश पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। और इसी कवायद में छिपा है उनका भारत विरोध, भारत की चिंताएं भी, जो जुलाई 2024 के बाद से लगातार सामने आ रही हैं। बीते एक हफ्ते में फिर से इनकी वानगी दिखी। कैसे 16 दिसंबर को बांग्लादेश का विक्ट्री डे होता है, यानी इसी दिन 1971 में पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए थे और स्वतंत्र बांग्लादेश वजूद में आया था। इस बार भी इसी तारीख पर दिल्ली स्थित बांग्लादेश के उच्चायोग में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। आला सैन्य अधिकारी और राजनयिक शामिल हुए, मौजूदा और रिटायर्ड दोनों। सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ, लेकिन अगली सुबह हालात बदल गए जब बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह को भारत सरकार ने तलब किया। भारत ने बांग्लादेश में स्थित अपने उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर के चिंता जताई। और ये चिंता पैदा क्यों हुई? कनेक्शन जुड़ा 12 दिसंबर को हादी पर हुए हमले से। दरअसल इस हमले के बाद से बांग्लादेश के कुछ संगठनों ने भारत विरोधी बयानबाजी तेज कर दी। एक प्रमुख नाम रहा नेशनल सिटीजन पार्टी के सदर्न चीफ ऑर्गेनाइजर हसन अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला ने कहा कि इस हमले में भारत का हाथ है और हमलावर भारत ही भाग गए हैं जहां उन्हें शरण दी जा रही है। एक और विवादित बयान दिया, अगर बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो बांग्लादेश में भी भारत विरोधी तत्वों को शरण दी जाएगी और पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स को अलग थलग कर दिया जाएगा। एक बयान और आया बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन का। बोले कि भारत ने 1971 के मुक्ति संग्राम में अपने रोल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्रामियों के बिना ये आज़ादी संभव नहीं थी। इधर जब 17 दिसंबर को भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया तो बांग्लादेश से भारतीय उच्चायुक्त को बर्खास्त करने की मांग उठाई गई। भारत ने इन सारे डेवलपमेंट्स पर चिंता जताई और फिर से अपना वही रुख अपनाया कि वो एक स्थिर और शांत बांग्लादेश चाहता है। यानी भारत विरोधी भावनाएं पूरी तरह से बांग्लादेश में चरम पर थीं। खुद यूनुस इस साल अप्रैल में इसका एक बड़ा उदाहरण बने थे जब वो चीन के दौरे पर गए थे और उन्होंने भी 7 सिस्टर्स को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी की थी और तब एक बार फिर से भारत की चिंताएं सामने आई थी। क्या हैं ये चिंताएं? हम सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का भी अभिन्न हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर में स्थित चिकन नेक कॉरिडोर के जरिए इन राज्यों तक पहुंचना आर्थिक और रणनीतिक रूप से चैलेंजिंग रहा है। पिछले 1.5 दशक से बांग्लादेश और भारत मिलकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। पिछली शेख हसीना सरकार में काफ़ी काम भी हुआ था, लेकिन अब बांग्लादेश की सत्ता में कोई और बैठा है और उसका रुख अलग है। आगे बढ़ें उसके पहले ये समझाते हैं आपको कि ये चिकन नेक है क्या और कूटनीतिक दृष्टि से ये ज़रूरी क्यों है। स्क्रीन पर आपको भारत का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो पड़ता है पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी के इलाके में। इस ज़मीन के टुकड़े की चौड़ाई 20 से 22 किलोमीटर के आसपास है। इस ज़मीन के एक तरफ पड़ता है नेपाल और दूसरी तरफ है बांग्लादेश और थोड़ी दूर पर ही भूटान की सीमा भी लगती है। अगर आपको शेष भारत से पूर्वोत्तर के राज्यों में दाखिल होना है तो आपको इसी गलियारे नुमा रास्ते से होकर के जाना पड़ेगा। चूंकि ये मुर्गे की गर्दन जैसा दिखता है इसलिए इसे आमतौर पर चिकन नेक कहा जाता है। भारत सरकार के लिए बरसों से ये रास्ता चिंता का विषय रहा है क्योंकि पड़ोसी देश चीन की सीमा भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। भारत के जानकार ये चिंता भी जाहिर करते रहे हैं कि चीन अगर भूटान और नेपाल पर अपने प्रभाव का विस्तार करके इस चिकन नेक पर कब्जा कर ले तो पूर्वोत्तर राज्यों से हमारा ज़मीनी संपर्क कट सकता है। अब यूनुस और अब्दुल्ला के बयानों पर वापस आते हैं। चिंताएं इसलिए भी बड़ी हैं क्योंकि उन्होंने अपने बयान में नेपाल और भूटान का जिक्र किया। बोले कि नेपाल और भूटान के पास अनलिमिटेड हाइड्रो पावर है, ये उनके यानी चीन और बांग्लादेश के काम आ सकती है। ऐसा यूनुस ने कहा, यानी उनका पूरा फोकस चिकन नेक के आसपास मौजूद देशों पर रहा। हालांकि इस बीच भारत ने
अपनी ओर से तैयारी की पूरी कोशिश की है। कैसे? चिकन नेक के पास मौजूद मिलिट्री बेसिस को अपग्रेड किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं धुबरी का लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन, बिहार के किशनगंज का मिलिट्री स्टेशन, बंगाल का चोपड़ा फॉरवर्ड बेस। इन जगहों पर रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स, इंटेलिजेंस यूनिट और पैरा स्पेशल फोर्स जैसे बलों की तैनाती की जा रही है। किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और बात केवल डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन की नहीं है। हमें मालूम है कि ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश में भारत विरोधी टेररिस्ट ग्रुप पनाह लेते रहे हैं। इनमें पूर्वोत्तर के फ्रिंज एलिमेंट भी शामिल हैं और इस्लामिस्ट भी। हाल फिलहाल में मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के साथ जो नज़दीकियां बढ़ाई हैं, उसने फिर से नई चिंताओं को जन्म दिया है। चिंताएं यही कि शेख हसीना ने जिस तरह से पाकिस्तान के जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को बांग्लादेश में एक्टिव होने से रोका, वो एक बार फिर से सिर उठा रहे हैं। हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए हालिया इंटरव्यू में भी इसकी तस्दीक की। ये भी जानकारी सामने आई कि हाल फिलहाल में भारत में हुई आतंकी गतिविधियों में बांग्लादेश स्थित स्लीपर सेल्स भी काम में लगाए गए। शेख हसीना के नेतृत्व में भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड और एनर्जी के सेक्टर में भी खूब प्रोग्रेस हुई। भारत ने बांग्लादेश को अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी का अभिन्न हिस्सा बनाया। साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स में भी दोनों देश एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़े। आंकड़े इसकी तस्दीक भी करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और बांग्लादेश के बीच 1.2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत ने बांग्लादेश को 1160 मेगावाट बिजली दी। बीते 8 वर्षों में भारत ने बांग्लादेश के विकास में लगभग 71,000 करोड़ का योगदान दिया। यानी भारत ने अपने बगल में एक पक्का दोस्त बनाया और उस पर काम किया। और अब इस इन्वेस्टमेंट में खटाई पड़ने का खतरा है। ये नौबत क्यों बनी और आगे का रास्ता क्या है, हमने समझा एक्सपर्ट से। देश का जो डेवलपमेंट हुआ है कल रात से, वो भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक है। डेफिनेटली सिक्योरिटी की नज़र से ही सबसे ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो असिस्टेंट हाई कमीशन है चिटागोंग में, उनके वहाँ पथराव हुआ है और बाकी असिस्टेंट हाई कमीशंस के वहाँ भी प्रोटेस्ट्स हुए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी तो अभी बहुत दूर की बात है। ट्रेड और दूसरे पार्टनरशिप्स का भी अभी मतलब कोई इन अ सेंस सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि रिलेशनशिप अब इतने ख़राब एक जगह पे पहुंच गई है। अब इसका नॉर्मलाइज करने में समय लगेगा। सबसे पहले तो बांग्लादेश को अपने अंदरूनी हालात के ऊपर नज़र डालना पड़ेगा और एक किसी सम सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर लाना पड़ेगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। और हमारे लिए तो क्योंकि हमारे 5 राज्यों के इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, तो हमारे लिए ये बहुत ही चिंताजनक डेवलपमेंट है। तो ये थी पूरी तस्वीर। अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अब चलते हैं अन्य खबरों पर। संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को पूरा हो गया। इसके बाद औपचारिक चाय रखी गई। यहीं से जीवंत लोकतंत्र का सबूत देती वो तस्वीर सामने आई, जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। इस चाय से पहले सदन में आखिरी दिन क्या क्या हुआ वो जानते हैं। मनरेगा की जगह लाया गया VBG रामजी बिल, दोनों सदनों में पास हो गया। 18 तारीख की सुबह लोकसभा से और आधी रात में राज्यसभा से। एक तरफ बिल पास हो रहा था, दूसरी तरफ घने कोहरे के बीच विपक्ष, खासकर TMC सांसदों का प्रदर्शन चल रहा था। उनकी दलीलें क्या रही, सुनिए। हमको लगता कि वो पहले 15 साल में बोले थे ये गड्ढा खोदने के लिए MGNREGA है, मोदी जी खुद बोले थे। तो वो वही दिखा रहे कि अभी वो एक स्टेप डाउन किया, दूसरा दिन वो पूरा रिवोक कर लेंगे, वो पूरा हटा देंगे MGNREGA को, रखेंगे ही नहीं। नाम भी बदल दिया और वो हटा भी देंगे। तो हमारे जो आम जनता, हमारे जो डाउन ट्रोडन पीपल, हमारे जो पीपल 70% अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। हम मांग किए थे हाउस पर कि सिलेक्ट कमेटी में जाए, इसके ऊपर चर्चा करे, इतना हड़बड़ी मत करिए। 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे लोकसभा में कामकाज शुरू हुआ। 3 देशों की विदेश यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने शीतकालीन सत्र में हुए काम का हिसाब दिया। बताया कि इस सत्र में कुल 15 बैठकें हुई। कुल बैठक का समय 92 घंटे 25 मिनट रहा। प्रोडक्टिविटी 111% रही। 10 सरकारी बिल पेश किए गए, जिनमें से 8 बिल पास हुए। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं।
ओम बिरला ने सबका धन्यवाद किया। वंदे मातरम की धुन के साथ लोकसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। राज्यसभा की शुरुआत भी 11 बजे हुई। कुछ रिपोर्ट्स टेबल की गई, उसके थोड़ी ही देर बाद राज्यसभा निश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। चेयरमैन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बोले कि कल मंत्री के जवाब के दौरान सांसदों का बिहेवियर सदन के मुताबिक नहीं था। उम्मीद है कि वे इस पर विचार करेंगे। वे बतौर चेयरमैन ये पहला सत्र था सीपी राधाकृष्णन का। बताया कि इस सत्र में राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 121% रही। दोनों सदनों का कामकाज स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सांसद जयराम रमेश ने सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए। ये सेशन की शुरुआत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से शुरुआत हुई। सारा वंदे मातरम जो डिबेट था, जो बहस थी, जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर संसद में पेश करना सरकार की ओर से, और कुल मिलाकर यही निकला कि रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान हुआ, जिन्हीं के सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 28, 1937 को कोलकाता की CWC की बैठक में यह तय हुआ कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया जाएगा, राष्ट्रीय गान होगा और उसके जो पहले पंक्तियां हैं वो राष्ट्रीय गान बनेंगे। ये रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह के आधार पर ही किया गया था। वो भूल गए तो अपमान किया रविंद्रनाथ टैगोर का। बीच में जो हर सेशन में होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया जाता है, बदनाम किया जाता है, और इस सेशन की समाप्ति महात्मा गांधी के अपमान से हुआ है। सदन में काफी कुछ हुआ, लेकिन प्रदूषण पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष चर्चा का प्रस्ताव लाया, चर्चा नहीं हुई तो सरकार को घेरा। सरकार की ओर से इस मसले पर जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने। पोल्यूशन पहले दिन से सबने कहा कि पोल्यूशन पे चर्चा होना चाहिए। कांग्रेस ने भी मांग की। हम लोग ने फिर लिस्ट किया कि सारा लिस्टेड बिजनेस पारित होने के बाद पोल्यूशन पे चर्चा करना है, क्योंकि कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पोल्यूशन सब मिलकर के समाधान निकालना है, और क्या क्या काम किया वो भी लोगों तो बताना जरूरी है। तो 3 मेंबर, श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी, श्रीमती कनिमोई और श्रीमती बांसुरी स्वराज, 3 मेंबर के नाम से एडमिट किया और लिस्टेड था। तुरंत जी राम जी का जवाब के बाद पोल्यूशन पे चर्चा करने के लिए फाइनल हो गया। कांग्रेस वालों को हम लोग रिक्वेस्ट भी किया, स्पीकर साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, बोलता नहीं पोल्यूशन को छोड़ दो, बोलता वो मंत्री तो तैयार करके आए थे। हम लोग तो पोल्यूशन पे पूरा दिन भर चर्चा के लिए तैयार हो गया। कांग्रेस ने फिर भड़का की बाकी पार्टी को भी उकसा करके वेल में, सदन के वेल में, कुएं में कुदवा करके पूरा हंगामा कराया और फिर पोल्यूशन चर्चा को बंद कराया। ये तो ठीक नहीं है। हम लोग दुखी है इसलिए कि एक विषय रह गया पोल्यूशन की वजह से। अब बारी है सुर्खियों की। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त। एक्टर उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ 2 लाख और एक्टर सोनू सूद की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इन चर्चित नामों की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। मामला 1x बेट प्लेटफॉर्म के अवैध बेटिंग और गैम्बलिंग ऑपरेशन से जुड़ा है, जहां सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फीस को क्राइम की कमाई मानकर संपत्तियां अब अटैच की जा रही हैं। बाकी तमाम नाम जिनकी संपत्ति अटैच की गई हैं उन्हें आप स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। मामले में कुल 19 करोड़ 7 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच कई राज्यों में चल रहे अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क पर है, जो मोटी रकम को जटिल तरीके से ट्रांसफर करता था। जांच कर रहे लोगों का मानना है कि ये बेटिंग ऐप बड़े पैमाने पर गैर कानूनी जुआ खिलवाता था, डिजिटल पेमेंट और फर्जी अकाउंट से पैसा छिपाया जाता था। अभी तक इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। केस शुरुआती स्टेज पर है, आगे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच होगी। देश के करीब 1/3 राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, यानी SIR। 2 राज्यों गुजरात और तमिलनाडु की लिस्ट आ गई है। कितनों के नाम हटे हैं उनका आंकड़ा जारी हो गया है।
तमिलनाडु में SIR से पहले 6 करोड़ 41 लाख वोटर्स थे। ड्राफ्ट लिस्ट में 97,37,832 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इनमें से 26,94,000 वोटर्स की मृत्यु हो चुकी है। 66,44,000 वोटर्स परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं या माइग्रेट कर गए हैं और 3,39,278 वोटर्स के एक से ज़्यादा जगह पर नाम रजिस्टर्ड थे। तमिलनाडु की मुख्य चुनाव अधिकारी अर्चना पटनायक बोली कि माइग्रेट किए लोग 3 बार डोर टू डोर वेरिफिकेशन के बाद भी अपने रजिस्टर्ड पते पर नहीं मिले। वहीं गुजरात में SIR से पहले 5 करोड़ 8 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड थे। ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद 73,73,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। इनमें 18,07,278 वोटर्स की मौत हो चुकी है। 40,25,553 वोटर्स ने हमेशा के लिए अपने वोट ट्रांसफ़र करा लिए हैं। जिन्हें ड्राफ्ट लिस्ट से शिकवा शिकायत हो वो 18 जनवरी 2026 तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। चुनाव अधिकारी उनकी आपत्तियों का निपटारा 10 फरवरी 2026 तक करेंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।